हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो से हम क्लास 10 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस पूरे चैप्टर में हमें रिप्रोडक्शन, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें रिप्रोडक्शन, इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन है, ये समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमें रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हमें इसके 6 टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे फिजन, यानी ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेल डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। बडिंग है, जिसमें बड के फॉर्म में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, और लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो टाइप का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें कुछ मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, जिसमें हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हमें इस चैप्टर के मेन टॉपिक यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन, और इस चैप्टर की एक लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन सारी चीज़ों के बारे में इस पर हमें डिस्कस करना है। तो आई होप यहाँ तक को आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। रिप्रोडक्शन एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, जिसे हम ऑफस्प्रिंग या फिर यंग वंस या फिर प्रोजेंसी भी बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक, आप लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इस अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ लाइफ प्रोसेस जो कि नेसेसरी होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। लेकिन रिप्रोडक्शन अगर कोई इंडिविजुअल शो नहीं करता है तब भी वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने में कैपेबल होता है इस अर्थ पे। ठीक, तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सवाल ये बनता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या फिर व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस है कि ये इस अर्थ पे जो वेरियस स्पेसीज हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, कैट, एनिमल्स, प्लांट्स, इनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है तब उसकी स्पीसीज कुछ समय के बाद इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। मान लीजिए अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस ना करें तो कुछ समय के बाद जो ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज है वो ये इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक, तो रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि अर्थ पे जितनी भी सारी स्पीसीज हैं उनकी कंटिन्यूटी रहे। ठीक ना। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने से पहले हमें कुछ 2-3 टर्म्स हैं उनको समझना है, फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के टाइप पे जाएंगे। ठीक, पहला है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। जो पेरेंट्स, यानी जब पेरेंट्स किसी इंडिविजुअल को जन्म देते हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, यानी पेरेंट में जो डिफरेंस होते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उस डिफरेंस को बोला जाता है वेरिएशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक, हेरिडिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो सिमिलैरिटी होती है, समानताएं होती हैं, उनको बोला जाता है हेरिडिटी। वेरिएशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनके बीच में
यानी उनके और उनके पेरेंट के बीच में हेरिडिटी ज़्यादा होती है, यानी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। तो वेरिएशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उनमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। वहीं अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें डिग्री ऑफ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी उनमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेरिडिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच के कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी मिलते जुलते हैं। वहीं बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेरिडिटी काफ़ी कम होती है, यानी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बहुत कम होती है। ठीक, अगला टर्म है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स गोज इनटू ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस उस प्रोसेस को बोला जाता है जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके इंडिविजुअल यानी उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं। ठीक, तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? सिंगल पेरेंट नीडेड। ये एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी सिंगल पेरेंट नीडेड होता है। ठीक ना, इसमें किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट क्या होता है? ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, यानी ऐसी सेल्स जिनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिन्हें जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। ठीक, वहीं बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, टू पेरेंट्स नीडेड, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। न्यू इंडिविजुअल आर एग्जैक्ट कॉपीज टू देयर पेरेंट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। इसका मतलब ये कि उनमें हेरिडिटी यानी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। वहीं बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली सिमिलर। जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो जेनेटिकली तो सिमिलर होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स के। आइडेंटिकल यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक, एक्सट्रीमली यूज्ड एज मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ी ही सिंपल प्रोसेस होती है, और ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक, इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो काफ़ी रैपिड होती है, फास्ट होती है, यूज टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उनमें वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पहला पार्ट कवर करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें हम इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स होते हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है फिजन। फिजन मीन्स होता है डिवीज़न। तो फिजन एक ऐसा टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, यानी जिसको हम पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं, वो डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। फिजन दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया और बैक्टीरिया में देखा जा सकता है। वहीं बात करें अगर मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन में एक सेल डिवाइड होकर दो से ज़्यादा यानी बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, जैसे एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन, पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है, यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। ठीक, तो जो पेरेंट सेल होती है वो टूट जाती है, डिवाइड हो जाती है दो नए ऑर्गेनिज्म में, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, बैक्टीरिया। ठीक, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में कैसे होता है बाइनरी फिजन, आइए जानते हैं। पेरेंट सेल अमीबा जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, यानी उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, तब
मैच्योर होने के बाद जो पेरेंट सेल होती है अमीबा की वो डिवाइड हो जाती है। किसी भी डिवीज़न में दो प्रोसेस होते हैं, पहला कैरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। किसी भी टाइप का डिवीज़न हो उसमें ये दो प्रोसेस ज़रूर होंगी। कैरोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस की प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस और डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म की प्रोसेस को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। तो अमीबा की बात करें अगर, तो पेरेंट सेल जब मैच्योर हो जाता है यानी फुली ग्रोथ हो जाती है उसमें, तो उसमें डिवीज़न कैसे होता है? सबसे पहले अमीबा का जो न्यूक्लियस होगा वो लंबा होगा यानी न्यूक्लियस लेंथेस। ऐसे होने के बाद जो न्यूक्लियस होता है फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है उससे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, तो 2 स्मॉल डॉटर सेल प्रोड्यूस। ऐसे करके दो नए ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है एक सेल डिवाइड होके। तो ये कैसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? बाइनरी फिजन और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास पेरेंट सेल अमीबा है। अमीबा जब पूरा मैच्योर हो जाता है तब इसमें डिवीज़न होगा। ठीक, डिवीज़न होगा, इसमें पहले जो न्यूक्लियस होगा वो इलोंगेट होगा। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। जब न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाता है तो होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस इलोंगेट होने के बाद डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, यानी इसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होता है। फिर जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तब उसके बाद दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे करके दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है एक सिंगल सेल से। तो ये बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल था। डिवीज़न ऑफ सेल कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी प्लेन इन अमीबा। अब अमीबा में जो डिवीज़न होता है वो किसी भी प्लेन से हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमीबा का खुद ही कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए अमीबा में जो डिवीज़न होता है, इनके सेल में जो डिवीज़न होता है वो किसी भी प्लेन से हो सकता है। यानी अमीबा का डिवीज़न ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी। इसमें कोई फिक्स्ड प्लेन नहीं होता है कि अमीबा का डिवीज़न कहाँ से होगा। ठीक, बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। अब बाइनरी फिजन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेशमानिया। लेशमानिया क्या होता है? लेशमानिया एक प्रोटोजोआ होता है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। लेशमानिया एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। यानी काला आज़ार एक तरह की बीमारी होती है जिसे हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ये लेशमानिया के कारण होती है। ठीक, तो लेशमानिया एक तरह का डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। काला आज़ार को लेशमानियासिस भी बोला जाता है क्योंकि ये लेशमानिया के थ्रू होता है। लेशमानिया में बाइनरी फिजन कैसे होता है आइए समझते हैं। लेशमानिया हैव अ whip like structure called flagellum at one end। लेशमानिया का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया होगा। लेशमानिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करके। इसमें जो आप इसका अपर एंड देख रहे हैं इसी को बोलते हैं फ्लैजेलम। लेशमानिया में जो सेल डिवीज़न होता है वो इसी के रिस्पेक्ट में होता है, यानी इसमें डिवीज़न ऐसे करके होगा, यानी ये जहाँ से है उसको ऐसे करके डिवाइड होता है सेल। ठीक, इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया है, उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लेशमानिया में बाइनरी फिजन जो होता है अकर इन अ डिफिनिट ओरिएंटल, क्योंकि ये फ्लैजेलम के रिस्पेक्ट में होता है तो इसमें जो डिवीज़न होता है वो एक डिफिनिट ओरिएंटल यानी डिफिनिट प्लेन से होता है। तो अगर पूछा जाए अमीबा और लेशमानिया के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ इनमें यही डिफरेंस है कि अमीबा में जो सेल डिवीज़न होता है वो किसी फिक्स्ड प्लेन से नहीं होता है और जो लेशमानिया में डिवीज़न होता है वो एक फिक्स्ड प्लेन से होता है, यानी उसमें डिफिनिट ओरिएंटल से सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। अमीबा में जैसे बाइनरी फिजन होता है सेम वैसे ही पैरामीशियम और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। ठीक, अब आते हैं मल्टीपल फिजन पे। मल्टीपल फिजन किसे बोलते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीज़न जिसमें बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ही बार में बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म में बट जाता है यानी स्प्लिट हो जाता है और ऐसे करके वो बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है जिससे मलेरिया डिजीज़ होती है। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक, तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? हियर न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ न्यू
अ नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई विथ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ जो आप ये येलो कलर का देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट एक तरह की प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो कि प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक, इसके अंदर देखने को मिलता है सेल डिवीज़न, यानी इसके अंदर जो सेल बॉडी होती है उसमें ऐसे करके डिवीज़न होता है और ये एक सेल से बहुत सारे नए सेल बन जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फिर जब प्लाज्मोडियम को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अभी तक तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में थी, तो इसमें एक सिस्ट यानी प्रोटेक्टिव वॉल देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसे ही इसमें सेल डिवीज़न हो जाता है और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे ये जो सिस्ट होता है यानी प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है और इसमें जो अंदर जितने भी सारे डॉटर सेल्स होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं ऐसे करके। ठीक, तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है यानी साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मोडियम में एक बार में 1000 डॉटर सेल रिलीज़ होती है, यानी 1000 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती हैं एक बार में। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पे, बडिंग। बडिंग पे जाने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, अमीबा जो होता है ये कभी भी डाई नहीं होता है, कभी भी मरता नहीं है। जब भी अमीबा के ऊपर कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट्स बढ़ते हैं तो वो अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक, तो अमीबा नेचुरली कभी भी मरता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जब भी उसके ऊपर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन पड़ती है यानी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तब वो क्या करता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइड हो जाता है। ऐसे करके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन अमीबा कभी नेचुरली मरता नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, बडिंग। बडिंग एक अगला टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड विच देन डी अटैच एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी होती है, मान लीजिए पेरेंट की बॉडी है, इसमें से कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी यहाँ पे कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर जब आगे टाइम के साथ साथ ये बर्ड का जब ग्रोथ हो जाती है, तब ये अपनी पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है और ऐसे करके एक इंडिविजुअल नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। बडिंग में एक पेरेंट बॉडी होती है, उसमें से उसका कुछ पार्ट बर्ड के फॉर्म में ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद जब उसमें उस बर्ड में कुछ ग्रोथ हो जाती है यानी वो मैच्योर हो जाता है, तब वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे करके एक नए ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा में कैसे होती है बडिंग की प्रोसेस, आइए समझते हैं। बडिंग इन हाइड्रा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा एक तरह का सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ये कुछ सेल्स की कॉम्बिनेशन से मिल के बनता है। ठीक, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। अ बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा में मान लीजिए ये हाइड्रा है, इसके किसी एक पार्ट पे रिपीटेटिव सेल डिवीज़न होने लगता है, यानी माइटोटिक डिवीज़न होने लगता है तेज़ी से एक स्पेसिफिक साइट पे। फिर जहाँ पर ये डिवीज़न हो रहा है वहीं पे बर्ड्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक, जब ये बर्ड बन जाते हैं, दिस बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुली मैच्योर डी अटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फिर जब ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब ये अपनी पेरेंट की बॉडी से ऐसे टूट जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं और ऐसे करके एक नए हाइड्रा यानी नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो पहले क्या होता है, ये पेरेंट बॉडी हाइड्रा है, इसमें किसी स्पेसिफिक स्पॉट पे रिपीटेटेड सेल डिवीज़न होगा यानी माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलेगा। डिवीज़न होने की वजह से इसमें कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब बर्ड बन जाते हैं तब ये धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होती रहती है। फिर जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं तब ये अपनी पेरेंट की बॉडी से डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद ये एक नए इंडिविजुअल में बन जाते हैं। तो ऐसे करके हाइड्रा से बडिंग की प्रोसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा आल्सो यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रीजनरेशन।
हाइड्रा दो तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, एक तो वो बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है और दूसरा रीजनरेशन के प्रोसेस से भी इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रीजनरेशन क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। हाइड्रा में जो ये आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बोलते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स हेल्प करते हैं हाइड्रा को इनके प्रे को पकड़ने में, यानी टेंटिकल्स हेल्प करते हैं हाइड्रा की इनके फूड के पकड़ने में, ठीक ना। अब देख लेते हैं बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में कैसे बडिंग की प्रोसेस होती है। ईस्ट क्या होता है। ईस्ट इज़ अ सिंपल यूनिसेलुलर नॉन ग्रेन प्लांट। ईस्ट एक नॉन ग्रेन प्लांट, एक फंगस प्लांट होता है जो कि यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये मान लीजिए पेरेंट सेल है यानी ईस्ट है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के प्रोसेस से ही होता है। इसमें क्या होता है, जब ये अमीबा इसमें फुली ग्रोथ ये ईस्ट में ग्रोथ हो जाती है और ये डेवलप कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब इसमें भी जैसे हाइड्रा में कुछ रिपीटेटिव सेल की वजह से बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक वैसे ही ईस्ट में भी रिपीटेटिव सेल डिवीज़न की वजह से यहाँ पे कुछ बर्ड के फॉर्म में इसके कुछ पार्ट्स बाहर आते हैं, ठीक। फिर जब ये बर्ड फुली डेवलप हो जाते हैं ऐसे करके, तो इनमें से भी कुछ बर्ड्स बाहर निकलते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके ये एक चेन बना लेते हैं, चेन ऑफ ईस्ट सेल्स फॉर्म्ड। ऐसे करके ये एक चेन बना लेते हैं और फिर बारी बारी से ये रिलीज होते रहते हैं, ठीक। तो डॉटर ईस्ट सेल ऐसे करके प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बडिंग में हमने समझा कि पेरेंट बॉडी से कुछ पार्ट बाहर रिपीटेटिव सेल के कारण जब डिवीज़न होने लगता है तो कुछ पार्ट बर्ड के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। फिर जब वो बर्ड डेवलप हो जाते हैं तब वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे करके बडिंग की प्रोसेस से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थी सेकेंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into two or more pieces on maturing, each piece develop into new individual। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म यानी पेरेंट बॉडी फुली मैच्योर हो जाती है, फुली डेवलप हो जाती है, तब वो अपने आप ही 2-3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है। फिर जो टूटे हुए पार्ट होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में आगे जाके डेवलप हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे करके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप ये फिगर देखिए, ये फिगर है स्पायरोगैरा का, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। ये पॉन्ड्स, रिवर्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक। तो ये पेरेंट बॉडी है, स्पायरोगैरा है। ये जब मैच्योर हो जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है, तब इसमें अपने आप ही सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। यानी जो पेरेंट बॉडी है ये 2-3 पार्ट में अपने आप ही डिवाइड हो जाती है, ठीक। तो ऐसे करके 2-3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। फिर ये टाइम के साथ साथ ये एक फुल ऑर्गेनिज्म यानी ओरिजिनल स्पायरोगैरा की तरह बन जाती है। ऐसे करके एक नए इंडिविजुअल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पायरोगैरा आपने देखना, ये एक तरह का ग्रीन प्लांट होता है, ठीक। और एक एग्जांपल है सी एनेमोन्स, ये एक तरह का एनिमल होता है। फ्रेगमेंटेशन प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है, ठीक। आई बात समझ में। ये स्पायरोगैरा का डायग्राम आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये बनता है कि फ्रेगमेंटेशन में भी एक सेल टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सेल का फॉर्मेशन कर रही है, और फिजन में भी एक सेल टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सेल का फॉर्मेशन कर रही है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस यही है कि जो फिजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। और फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे स्पायरोगैरा, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, तो आप ये बताइएगा कि जो फिजन होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कटेड पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2-3 पार्ट में कट कर दी जाती है, ठीक।
जो कटेड पार्ट होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो थोड़ी देर बाद मीन कि वो कुछ समय बाद डेवलप हो जाते हैं फुल ऑर्गेनिज्म में, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा। जब हम बडिंग में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हाइड्रा 2 तरह की रिप्रोडक्शन शो करता है। एक तो वो बडिंग की प्रोसेस से भी रिप्रोड्यूस करता है, और दूसरा रीजनरेशन। ठीक, तो रीजनरेशन का एग्जांपल हाइड्रा भी है और प्लानेरिया भी है। प्लानेरिया का डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है। ठीक, मान लीजिए ये प्लानेरिया एक पेरेंट सेल है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। इसको जब 20 से 2-3 पार्ट में कट कर दिया जाता है, प्लानेरिया गेट कट इनटू 3 पीसेस। मान लीजिए इसको हमने 3 पार्ट में कट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो कि कटेड प्लांट होते हैं, इनमें बहुत तेजी से सेल डिवीजन होने लगता है, माइटोटिक डिवीजन होने लगता है। ठीक, तो जल्दी जल्दी रिपीटेटिव सेल डिवीजन के कारण इनका जो ये पूरा पार्ट होता है वो फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिव सेल्स। और ये जो रीजनरेशन इसमें होता है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जिन्हें हम रीजनरेटिव सेल्स बोलते हैं, इनके कारण होता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इसमें सिंपल एनिमल मतलब सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा और प्लानेरिया में अगर किसी पार्ट को कट कर दिया जा रहा है तो उसमें से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स यानी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता है, ऐसा पूछा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स यानी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सिर्फ कुछ ही सेल्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनते, जैसे हाइड्रा और प्लानेरिया हुए। ये कुछ सेल के कॉम्बिनेशन से बने हैं और ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग, तो हमारी जो सेल होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, वो कुछ सेल्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बन के मिली होती है। पहले हमारी जो बॉडी होती है, सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन की कॉम्बिनेशन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म यानी हमारी बॉडी जैसी है इसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप अपना हाथ काट के बोलें कि जाओ नए ऑर्गेनिज्म बन के आना, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक, ऐसा सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये कुछ ही सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमने बताया, ये कुछ ही सेल के कॉम्बिनेशन से मिलके थोड़ी ना बनते हैं, इनमें बहुत सारी सिस्टम होते हैं। ठीक, तो अगर आप बोलेंगे कि अपने हाथ से कि जाओ कट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन के आना, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा। ठीक, तो ये थी हमारी रीजनरेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation. In this, parent plant produces hundred of tiny spores which can grow into new organism. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो पेरेंट प्लांट होती है वो बहुत सारे टाइनी स्पोर्स यानी 100 ऑफ टाइनी स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं आइए समझते हैं। It takes place in non-flowering plants such as fungus, rhizopus. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो राइजोपस और बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड मॉल्स। आपने देखा होगा कि जब ब्रेड को कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है और वो जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तब उसमें कुछ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं, वो राइजोपस ही होते हैं। ठीक, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन ब्रेड्स आर द हाइफे। जो उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नीचे की तरह, जिससे ब्रेड से ये अटैच्ड होते हैं, ये पूरा प्लांट, उसको बोलते हैं हाइफे। ठीक, तो नीचे का जो ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये हाइफे है ऑफ ब्रेड माउल्स। राइजोपस का स्ट्रक्चर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इन्हें बोलते हैं हाइफे, यानी वो पार्ट जिससे ये किसी सरफेस से मान लीजिए ब्रेड से अटैच्ड होते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो आप ऊपर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है स्पोरेंजिया, और इन्हीं के अंदर बनते हैं स्पोर्स। और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये जो स्पोरेंजिया होती है वो बस्ट हो जाती है, टूट जाती है, और इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे ब्रेड पे जब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जो स्पोर्स होते हैं वही
आगे चल के राइजोपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, द टाइनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, और यही जो टाइनी बॉल्ब स्टिक स्ट्रक्चर होते हैं यही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी इनके अंदर प्रेजेंट स्पोर्स। ब्लॉब आर स्पोरेंजिया, इनको स्पोरेंजिया बोलते हैं, विच कंटेन सेल और स्पोर्स दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। स्पोरेंजियम, इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये एक नए राइजोपस, एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। ऐसे करके स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इस टॉपिक से असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन के टॉपिक से एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो अक्सर कर पूछा जाता है, क्या ये हाउ इज एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है तो इससे उसको फ़ायदा क्या है, ये बेनिफिटेड कैसे हुआ। ठीक, तो अक्सर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या आंसर है इसका। बिकॉज स्पोर्स आर सराउंडेड बाई अ थिक वॉल एंड ड्यू टू दिस दे कैन प्रोटेक्टेड इन एडवर्स कंडीशन। ये जो स्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल से यानी स्पोरेंजिया से प्रोटेक्टेड होते हैं, आई मीन सराउंडेड होते हैं। और जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी जब इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो ये स्पोरेंजिया इनको कवर किया रहता है। ठीक, इन फेवरेबल कंडीशन, और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये जो स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और ये नए ऑर्गेनिज्म में यानी नए राइजोपस में बनना शुरू हो जाते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन दिस स्पोर कंटिन्यूज टू ग्रो अगेन, इनमें दोबारा से ग्रोथ देखने को मिलती है। इन दिस वे दे कैन मैनेज टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, और इसी तरीके से ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरीके से ये बेनिफिटेड होते हैं इनमें स्पोर्स का बनना, यानी स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होना, इस तरीके से ये बेनिफिटेड होता है इनके लिए। अच्छा, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए इनमें से किसी भी एक प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए पूछ लिया गया आपसे कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, या फिर उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें तो लिखिएगा कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा, लेकिन आप डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। डायग्राम बनाने से जो एग्जामिनर होते हैं उनमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है और उससे नंबर मिलने के भी चांसेस अच्छे होते हैं। ठीक, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिनमें डायग्राम आप बना सकते हैं तो उनमें आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ प्लांट से रिलेटेड होगा जी। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है, उनमें से उनकी स्टीम या फिर रूट लीव्स में से जो नए प्लांट बनते हैं इनकी हेल्प से, जो ओल्ड प्लांट होते हैं उन नए प्लांट का बनना ही जिस प्रोसेस से वो बनते हैं बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट्स, और इनमें जो नए प्लांट बनते हैं ये जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, यानी आप इसको पेरेंट प्लांट भी बोल सकते हैं या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, इनकी हेल्प से नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है और इनमें स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, इनकी मदद से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम का स्ट्रक्चर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके इनमें कुछ बर्ड्स के फॉर्म में कुछ पार्ट्स निकले हुए होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉचेस। ठीक, ये क्या होता है, जब ये ज़मीन पे गिरता है तो ये एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि प्लांट की लीफ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ओल्ड प्लांट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे करके यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे एग्जाम्पल है बेजोनिया का। ठीक, अब आते हैं टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेनली टू टाइप्स होते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी ऐसा टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना हो, यानी वो नेचुरली हो। और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें जो होता है इनमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, यानी ये ह्यूमन की हेल्प से होता है। ठीक, इनमें हमें कुछ मेथड्स पढ़ने हैं जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में देख रहे हैं आप कि उनकी जो लीव्स हैं उनमें जो नॉचेस निकले हुए हैं वो खुद से ही नए ऑर्गेनिज्म का, आई मीन नए प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, तो वो एग्जांपल है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। लेकिन
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर इन आर्टिफिशियल मेथड से उगाते हैं यानी ग्रो करवाते हैं। तो बढ़ेंगे हम आगे। पहले हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि स्टेम, लीफ, फ्रूट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला स्टेम। स्टेम से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है यानी किसी प्लांट की अगर आप स्टेम को काट के लगा देते हैं तो उनमें अगर प्लांट ग्रो कर जाता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है मनी प्लांट, पोटैटो और जिंजर। ये जो मनी प्लांट, पोटैटो, जिंजर ये होते हैं, इनकी स्टेम से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये पोटैटो है, मान लीजिए ये इसकी शूट होती है और नीचे की तरफ जो होती है ये इसकी लीफ होती है। पोटैटो का क्या किया जाता है कि इनमें ये जो आप बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको बोला जाता है आई ऑफ द पोटैटो। इनकी जब खेती की जाती है तब इस आलू को, इस पोटैटो को बीच से काट दिया जाता है, यानी इसके दोनों पार्ट में बर्ड होना चाहिए यानी आई ऑफ द पोटैटो होनी चाहिए। फिर इनको जब लगा दिया जाता है तो इनमें से नए शूट, रूट ऐसे निकलने लगते हैं और ऐसे करके ये नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसा टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि स्टेम की हेल्प से हो रहा है। अब लीफ के एग्जांपल देख लेते हैं। लीफ का सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, बर्ड्स इन नॉचेस अलोंग लीफ मार्जिन फॉल ऑन सॉइल एंड डेवलप। इनमें जो बर्ड्स होते हैं वो अपने आप ही सॉइल पे गिरते हैं यानी ग्राउंड पे गिरते हैं और डेवलप कर जाते हैं एक नए प्लांट में। और रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, जिसे हम गंजी भी बोलते हैं। स्वीट पोटैटो के रूट से नया प्लांट डेवलप होता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ मेथड्स पे। पहला है कटिंग। कटिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनको एक पार्ट से कट कर दिया जाता है। ठीक, कट करने के बाद जब उनको लगाया जाता है यानी जब उनको मिट्टी में लगाया जाता है और उनको प्रॉपर ढंग से लाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विथ अ शार्प नाइफ। एक प्लांट का कोई स्मार्ट पार्ट कट कर लिया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका रोज़। रोज़ प्लांट आप लोगों ने देखा होगा कि जब उसकी एक स्टेम को काट के लगा दिया जाता है अलग और उसको पानी, सनलाइट, ये सारी चीज़ें सही ढंग से मिलती हैं तो वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो वो किस प्रोसेस से हुआ है, वो कटिंग के प्रोसेस से हुआ है जो कि एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ठीक, जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसमें हमने किसी एक प्लांट की स्टेम को कट किया है। इस स्टेम को कट करने के बाद इसमें बर्ड धीरे धीरे निकलते हैं। जब हम इसको मिट्टी में लगा देते हैं और इसको वाटर, सनलाइट सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो सारी चीज़ें इसको मिलती रहती हैं, तब ये धीरे धीरे इनमें शूट निकलने लगती है, रूट निकलने लगती है और आगे चल के एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक नए प्लांट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग। अगली प्रोसेस है लेयरिंग। लेयरिंग में कैसे क्या चीज़ें होती हैं आइए समझते हैं। In this method, branches or stems are bended to touch the ground. ये बड़ा अजीब टाइप का मेथड है, मतलब बड़ा ही अच्छा टाइप का मेथड है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये पेरेंट प्लांट है, इसकी एक ब्रांच को या फिर इसकी स्टेम को बेंड करके मोड़ के सॉइल में रख दिया, सॉइल में लगा दिया जाता है यानी इसके ऊपर मिट्टी रख दी जाती है, मिट्टी से इसको ढक दिया जाता है। मिट्टी से ढकने के बाद जब इसको आप प्रॉपर ढंग से सनलाइट, वाटर प्रोवाइड करते रहते हैं तब ये धीरे धीरे करके इनमें से रूट्स निकलने लगती हैं, शूट निकलने लगते हैं और ये बाद में एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये नया प्लांट बन जाता है तब इसकी ब्रांच को कट कर दिया जाता है और ऐसे करके एक ओल्ड प्लांट से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, देन पोर्शन ऑफ इट्स ब्रांचेस और स्टेम्स आर कवर्ड विद सॉइल। बेंड करने के बाद इनके पोर्शन को सॉइल से ढक दिया जाता है। एडवेंटिशियस रूट्स that extends from structure other than plant root develop and then attached shoot with new roots is known as a layer. ये जो लेयरिंग की प्रोसेस होती है वो सभी प्लांट्स में नहीं होती है। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो इस प्रोसेस से ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल है जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, रैपबेरी, लेमन, गवावा, हिबिस्कस, जिसे हम चाइना रोज भी बोलते हैं। ठीक, अगर इन प्लांट की हेल्प से हमें नए प्लांट को बनाना है तब हम इसमें लेयरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगला मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इन ग्राफ्टिंग 2 plants are used to develop a new plant. इसमें 2 प्लांट्स की हेल्प से एक सिंगल नया पेरेंट
सिंगल प्लांट बनाया जाता है। इन ग्राफ्टिंग 2 plants are used to develop a new plant with combined characters from 2 parents। और इनमें जो नया एक प्लांट बनता है उनमें इन दोनों पेरेंट प्लांट यानी जिनसे इनका फॉर्मेशन हुआ है थर्ड प्लांट का यानी न्यू प्लांट का, उनमें इन दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं। ठीक, इन ग्राफ्टिंग श्योन इज अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ वन प्लांट। और इनमें वो प्लांट जो कि ग्राउंड के ऊपर होते हैं यानी जिनके सिर्फ फ्रूट ली जाती है उनको बोला जाता है श्योन। और वो प्लांट जिनके रूट से लिया जाता है, जो रूट से अटैच्ड होते हैं, ग्राउंड से अटैच्ड होते हैं, उनको बोला जाता है स्टॉक। ठीक, तो ऊपर वाले प्लांट को बोलेंगे श्योन, नीचे वाले को बोलेंगे स्टॉक। इसमें क्या होता है, द श्योन इज अटैच्ड टू द स्टॉक। इसमें श्योन और स्टॉक को कुछ ऐसे जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, विच इज रूटेड पार्ट ऑफ द सेकेंड प्लांट। एग्जाम्पल है रोज, मैंगो, पीच, एप्पल एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें 2 प्लांट से सिर्फ एक ही प्लांट मिलता है, फिर भी हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ क्यों करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 एप्पल प्लांट हैं। एक एप्पल प्लांट में बड़े बड़े फल लगते हैं लेकिन उनमें बीमारियां बड़ी जल्दी लग जाती हैं, और जो दूसरा एप्पल प्लांट है आपके पास उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स आते हैं लेकिन उनमें बीमारियां नहीं लगती। हमें ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें बड़े बड़े फ्रूट्स लगें और उनमें बीमारियां भी जल्दी ना लगें। तो ऐसे में हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो प्लांट जिससे बड़े बड़े फ्रूट्स निकल रहे हैं लेकिन उसमें बीमारियाँ जल्दी लग रही हैं उसको हम लेंगे, और जो प्लांट जिनमें बीमारियाँ नहीं लगती उसको लेंगे। ठीक, और दोनों को इस ग्राफ्टिंग के मेथड से अटैच करके एक नया प्लांट बनाएंगे। तो जो नया प्लांट बनेगा इसमें दोनों पेरेंट प्लांट की यानी जो दोनों एप्पल प्लांट हमने लिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। अब जो ये नया प्लांट बना होगा इनमें दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, यानी अब इनमें बड़े फल भी लगेंगे और इनमें जल्दी बीमारियां भी नहीं लगेंगी। ठीक, तो ऐसे केस में जब हमें ऐसे प्लांट की ज़रूरत होती है जिसमें हमें डिज़ायरेबल पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक मिल सके, ऐसे में हम यूज़ करते हैं ग्राफ्टिंग का। ठीक, अब इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए इनको समझते हैं, और ऐसे करके हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। पहला है प्लांट्स प्रोड्यूस कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि इस मेथड से यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनाए जाते हैं उनमें जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं वो बहुत पहले आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे प्लांट्स जिनको हम सीड से डेवलप करते हैं। मान लीजिए हमें दो प्लांट्स को ग्रो कराना है, 2 प्लांट्स को जर्मिनेट कराना है, तो एक को हमने सीड की हेल्प से जर्मिनेट कराया और दूसरों को हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से जर्मिनेट कराया। तो किस में जल्दी फ्रूट्स लगेंगे यानी किस में जल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो सिंपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले में। ठीक, तो इसका पहला एडवांटेज ये होता है कि इनमें फ्लावर फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं यानी उनमें ग्रोथ जल्दी होने लगती है। ठीक, दूसरा क्या है, इट हेल्प इन प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो यही होता है कि जो प्लांट्स अपनी सीड बनाने की कैपेसिटी को खो देते हैं, जैसे कि ऑरेंज, बनाना, रोज, जैस्मिन, ऐसे प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से ग्रो कराया जाता है। ठीक, तो ऐसे प्लांट जो कि अपनी सीड बनाने की कैपेसिटी खो देते हैं उन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, उनके प्लांट को ग्रो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है। ठीक, अगला एडवांटेजेस क्या है इसका, प्लांट प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। इनमें जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जिन प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, और ऐसे करके हमें जो पेरेंट प्लांट की डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिज़ायरेबल फीचर हैं, वो जो न्यू प्लांट बनता है उनमें दोबारा से मिल जाते हैं, जैसे कि हमने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया। ठीक, तो अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या है बताइए, तो आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनाए जाते हैं उनमें ग्रोथ जल्दी हो जाती है यानी उनमें फ्लावर फ्रूट जल्दी आ जाते हैं। वो
ऐसे प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं जो कि अपनी सीड बनाने की कैपेसिटी खो देते हैं, और ये इससे जो प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के। ऐसे करके हमें पेरेंट प्लांट के डिज़ायरेबल फीचर नए प्लांट में मिल जाते हैं। ठीक, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या हैं, आइए समझते हैं। इट डज नॉट अलो फॉर एनी डिग्री ऑफ वेरिएशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें डिग्री ऑफ वेरिएशन काफ़ी कम होती है, यानी उनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। ऐसे करके जो प्लांट्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल आर एज सस्टेबल टू सम वायरसेस एंड डिजीजेस। मान लीजिए किसी प्लांट को हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से ग्रो कराया, ठीक, तो जिस प्लांट को हमने ग्रो कराया है, मान लीजिए उस प्लांट की स्पीसीज में, यानी जो प्लांट जेनेटिकली सिमिलर है उनमें कोई खास तरह का वायरस या फिर कोई बीमारी फैल गई, तो जो प्लांट हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से ग्रो कराया था, प्रोड्यूस कराया था, उसमें भी 100% चांस है कि वो बीमारी, वो डिजीज़ या फिर वो वायरस उनमें फैलेगा। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। ठीक, तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इनमें जो प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और ऐसे करके ये जो वायरसेस, डिजीजेस होती हैं उनके लिए ये ज़्यादा उन पे खतरा होता है। ठीक, एंड क्रॉप्स प्रोड्यूस थ्रू दिस मेथड आर देयरफॉर इजीली विप्ड आउट। ऐसे करके जो प्लांट या फिर जो क्रॉप्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से उगाए जाते हैं उनमें इनका खतरा ज़्यादा होता है बीमारियां फैलने का। ऐसी बीमारियां जो कि किसी सेम स्पीसीज की तरह के प्लांट में फैल रही हैं, तो इसका डिसएडवांटेजेस है ये। डिसएडवांटेज अगर लिखने को बोला जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो डिसएडवांटेज है वो इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब इतना रेयर, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमको फ़ायदा ज़्यादा है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बड़ा अच्छे टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अच्छे टाइप का मेथड है जिसकी मदद से हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में एक बॉक्स में बना होगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, आइए समझते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कोई भी प्लांट है उसके जो अपर पार्ट होते हैं, जो टिप पार्ट होते हैं, यानी एपिकल बर्ड जो होता है उनका, उनमें एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, यानी उनमें एक हार्मोन्स बनता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन का प्रोडक्शन प्लांट की टिप पे होता है, चाहे वो रूट टिप पे हो या फिर स्टेम टिप पे हो। इसका फंक्शन ये होता है ऑक्सिन का कि ये प्लांट की ग्रोथ को, यानी उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि प्लांट के इसी पार्ट को जिसमें इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, यानी प्लांट की टिप को काट लिया जाता है और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाता है। जैसे इस प्लांट टिश्यू को इसमें डाल दिया जाएगा। न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने के बाद ये प्लांट कुछ थोड़ा डेवलप हो जाता है और उसको बोलते हैं कैलस। जब ये कैलस बन जाता है तब इसको एक और दूसरे मीडियम में डाल दिया जाता है जिसमें इसको सूटेबल प्लांट हार्मोन मिलते हैं। ठीक, फिर उसमें जो दूसरे मीडियम में हमने डाला उसमें आप देखेंगे कि जो कैलस होता है उसमें से कुछ स्टेम्स निकलते दिखते हैं आपको, कुछ रूट्स निकलते दिखते हैं। तो जब इनमें रूट्स और शूट डेवलप हो जाते हैं तब इनको निकाल के किसी भी पॉट में या फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है। जब इनको हम सॉइल में लगा देते हैं तब इनमें बड़े ही अच्छे तरीके से एक नए प्लांट का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ठीक, ओके, तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम प्लांट के उस पार्ट को लेते हैं, यानी उसके एपिकल बर्ड को लेते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। उसको हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला। इसमें जब कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसको हम दूसरे मीडियम में डालते हैं जिसमें हम इसको सूटेबल प्लांट हार्मोन प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि इनमें शूट और रूट डेवलप हो रही हैं। जब इसमें रूट और शूट डेवलप हो जाती हैं तब इनको मिट्टी में लगा दिया जाता है या फिर किसी पॉट प्लांट में लगा दिया जाता है, इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और ऐसे करके जो ये नया प्लांट बनता है उसमें बड़ी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक,
अब टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनते हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, आइए समझते हैं। तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनते हैं उनमें जो ग्रोथ की रेट होती है वो बड़ी फास्ट होती है। कहने का मतलब ये कि ये कुछ ही हफ्तों में अगर टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाए तो थाउजेंड ऑफ प्लांट्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का एक और बड़ा ही अच्छा एडवांटेजेस है कि टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनाए जाते हैं उनमें बीमारियां बिल्कुल भी नहीं फैलती, यानी ये डिजीज़ फ्री होता है। और टिश्यू कल्चर से जो प्लांट उगाए जाते हैं वो किसी भी वेदर या फिर सीज़न में खुद को सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। और टिश्यू कल्चर का यूज़ ऐसे प्लांट को ग्रो कराने में अक्सर किया जाता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी ऑर्नामेंटल प्लांट ऐसे प्लांट में उगाए जाते हैं जैसे कार्नेशन, डालिया ऐसे प्लांट्स में, ठीक, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियली। तो यही टिश्यू कल्चर में कुछ बातें थी। एनसीईआरटी में जो चीज़ें बॉक्सेस के अंदर दी गई होती हैं आप उनको भी पढ़ा कीजिए, उनमें से भी अक्सर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उनको निगलेक्ट मत किया कीजिए, ठीक, उनमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, ठीक। तो ऐसे करके हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आई होंगी। थैंक यू।